करंट अफेयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस रिसर्च। इसमें जो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसको फटाफट आप नोट करिएगा। डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि स्पेस रिसर्च में डिफेंस की आवश्यकता, क्यों स्पेस रिसर्च में डिफेंस की ज़रूरत पड़ी, तो आपको मैंने याद कीजिए ट्रेडिशनल पार्ट में हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति पढ़ा था, याद है? ऑपरेशन शक्ति या ए-सैट, एंटी सैटेलाइट मिशन, याद आया आपको? भारत के पास भी अब एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड है, हम सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं। भारत ने क्यों बनाया था? 2007 में चाइना ने ये फ्लीट हासिल कर लिया था। विश्व में ऐसे 4 देश हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट तकनीकी है। प्यारे बच्चों, स्पेस में जो भी सैटेलाइट हैं हमारे, वो आज के दौर में वो हमारे एसेट हो चुके हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा भारत को। ये एसेट हैं। क्यों एसेट हैं बच्चों? आप टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, इंटरनेट, ई नैम, हर जगह या ई गवर्नेंस, हर जगह आप देख रहे हैं कि आपको डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और जिसकी रीढ़ है स्पेस रिसर्च। यदि किसी दुश्मन देश को और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पे लाना हो तो हम चुपचाप उसके सैटेलाइट को नष्ट कर दें, वो घुटनों पे आ जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद सैटेलाइट। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब ये दौर शुरू हुआ स्पेस फील्ड का, स्पेस को बैटल फील्ड बनाने का, ऐसी आपको मैंने शुरू में भी बताया था, जब शुरू किया था मैंने स्पेस रिसर्च, तब भी मैंने बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतरिक्ष नया युद्ध क्षेत्र बन जाए। और वो चीज़ें सच दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि हर देश, जो बड़े देश हैं, वो अपने पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी डेवलप करने की फिराक में हैं। प्यारे बच्चों, हमने भी डेवलप कर ली है। इन केस अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी उसका जवाब दे सकें। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात उद्देश्य के रूप में समझ में आ रहा होगा कि ऐसा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस के लिए काम करे, उसकी आवश्यकता है। यही कारण है बच्चों कि 2019 में कैबिनेट कमेटी ने सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की संस्तुति की जिसमें स्पेस रिसर्च डिफेंस पर्सनल के अगुवाई में हो। कहने का मतलब ऐसा स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान हो जिसमें हमारे सुरक्षा संबंधित जो भी फोर्स के अधिकारी हैं उनकी भी राय ली जाए, ताकि आने वाले समय में अगर हम स्पेस वॉर की तरफ जाते हैं अथवा हमें स्पेस वॉर की ओर ढकेला जाता है, दोनों स्थितियों में हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इसलिए प्यारे बच्चों, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्लियर हो गया? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उद्देश्य क्लियर है आपको? अच्छा, काम क्या करेगा? ये काम करेगा ऐसे स्पेस वॉरफेयर या वेपन को क्रिएट करने में जो कि हमें स्पेस वॉर में एज दे सकें, यानी ऐसे अंतरिक्ष युद्धक बनाने में कि इन केस अगर अंतरिक्ष युद्ध होता है तो हम भी उसका बीफिटिंग रिप्लाई दे सकें, हम भी वैसे ही जवाब दे सकें जिस प्रकार से हमारा नुकसान किया जाए। तो इसलिए डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें प्रोवाइड करेगा स्पेस रिसर्च में डिफेंस, और इसके अंतर्गत बनाई जाएगी डिफेंस स्पेस एजेंसी। नाम याद रखिएगा, डिफेंस स्पेस एजेंसी। ठीक है बच्चों, डिफेंस स्पेस एजेंसी, अब नाम से स्पष्ट है, स्पेस एजेंसी हमारा इसरो है और उसमें डिफेंस, यानी डिफेंस पर्सनल भी होंगे स्पेस रिसर्च में। यानी स्पेस रिसर्च का जो ओरिएंटेशन होगा अब वह होगा कि हम स्पेस वॉरफेयर में भी दादा बने जैसे हम रिसर्च में, स्पेस रिसर्च में हैं। ठीक है बच्चों, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये याद रखिए, बेंगलुरु, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और जो इसको हेड करेगा बच्चों, जो
हेड होंगे इसके वो एयर वाइस मार्शल रैंक के होंगे, रैंक उनका होगा। जो भी ऑफिसर इनको हेड करेगा डिफेंस स्पेस एजेंसी को, एयर वाइस मार्शल रैंक। ठीक है बच्चों, एयर वाइस मार्शल रैंक के ऑफिसर डिफेंस स्पेस एजेंसी को हेड करेंगे। काम वही है कि हमें ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेना कि इनकेस हमारे ऊपर स्पेस वॉर थोपा जाए तो हम बीफिटिंग रिप्लाई दे सकें। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहला ये टॉपिक था डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, डिफेंस स्पेस एजेंसी के रूप में काम करेगा, जो इसरो से मिलकर, याद रखिएगा, इसरो से मिल करके, इसरो के कोलैबोरेशन में ये काम करेगा। लेकिन डिफेंस पर्सनल भी होंगे जो अपनी आवश्यकताएं बताएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, उसके हिसाब से अंतरिक्ष अनुसंधान होंगे। कारण आपको मैंने बता दिया, क्लियर रहिएगा इसमें। अगला टॉपिक है बच्चों दूसरा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर ये समझा दीजिए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में सर्वप्रथम आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने बताया था इसलिए इस ग्रेविटेशनल लेंस आप समझते हैं, आप सबने उपयोग में लाए होंगे लेंस। क्या करते हैं आप, किसी इमेज को मैग्नीफाई करके आप देखते हैं। जब इससे कोई वस्तु आप देखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है आपकी आंख पे वो काफ़ी बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। ये काम होता है लेंस का। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था कि ऐसा ही ब्रह्मांड में लेंस बनता है जिससे जो गैलेक्सी अथवा स्टार, गैलेक्सी या स्टार या कोई प्लैनेट अपने आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है। मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ा समझने की जरूरत। बड़ा दिखाई पड़ता है, उसका कारण भी उन्होंने बताया था, वो कारण भी मैं समझाऊंगा। दिखाई पड़ता है, ठीक है बच्चों। आइंस्टीन ने इसे बताया था, इसे इसलिए इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग को आइंस्टीन डिस्क भी कहते हैं। आइंस्टीन डिस्क, फटाफट नोट कीजिए इन सब चीज़ों को, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। इस लेंस को, जो ग्रेविटी के कारण एक लेंस बनता है, कैसे बनता है बताऊंगा, उसको हम आइंस्टीन डिस्क भी कहते हैं। अब जरा आप ब्रह्मांड से, स्पेस से नीचे आइए, ज़मीन पे थोड़ी बात कर ली जाए, फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। अपने घर में एक चादर ले लीजिए, ऐसे बड़ी सी चादर। आपके 4 दोस्त होंगे, चारों कोने पकड़ लीजिए, A, B, C एंड D। चारों दोस्त ऐसे चादर पकड़ के आप खींच दीजिए। चादर बिल्कुल समतल होगी, लेकिन अगर मैं 1 किलो के लोहे की बॉल को बीच में यहां रख दूंगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, आप सोचिए जरा। ये जो समतल चादर थी, यहां से लेके यहां तक बीच में चारों तरफ इसके एक गड्ढे नुमा संरचना बन जाएगी। बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी, समझते रहिएगा। बहुत व्यवहारिक उदाहरण से समझा रहा हूं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग है बड़ा टेक्निकल। प्यारे बच्चों, ऐसे जब आपने बीच चादर में ऐसे चादर चारों दोस्तों ने खींच ली, सिंपल चादर, बेडशीट की बात कर रहा हूं, बीच में आपने 1 किलो या 2 किलो की एक बॉल रख दी। अब वो क्या होगा, वॉबलिंग हो जाएगी, वहां गड्ढा हो जाएगा। क्यों गड्ढा हुआ? क्योंकि इसमें मास है, मास है, इसमें ग्रेविटी है। समझ में आया? है ना ग्रेविटी? भाई इसको खींच रही है पृथ्वी, इसमें मास है, इसलिए इसमें ग्रेविटी है। अच्छा, आप सुनिए, पहले जब चादर सीधे था तो आप यहां से एक छोटी सी बॉल ढलकाते तो ये सीधे यहां पहुंच जाती। लेकिन अब जब ये बड़ी सी बॉल बीच में आपने रख दी तो क्या होगा, ये गेंद यहां जाएगी, पहले इस गड्ढे में जाएगी, फिर उसके बाद यहां से इसे ढकेला जाएगा, तब जाएगी। कहने का मतलब, अब ये गेंद का जो रास्ता होगा वो सीधा नहीं होगा, वो तिरछा हो जाएगा। जिस हिसाब से गड्ढा है उस हिसाब से वो गेंद उस गड्ढे से होते हुए तब गुजर के आप यहां बैठे हुए, मान लीजिए ये आप हैं और यहां कोई आपका दोस्त है जो गेंद अब फेंक रहा। पहले गेंद फेंका तो सीधे चली गई, लेकिन एक लोहे की गेंद बीच में रख देने से चारों तरफ से एक गड्ढे नुमा संरचना बन गई, एक कुएं नुमा संरचना, एक कीप नुमा संरचना बन गई, जिसमें अब जब गेंद आप सीधे फेंकेंगे तो गेंद पहले यहां आप तक पहुंचने से पहले इसमें जाएगी, फिर निकल के बाहर जाएगी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात?
अगर क्लियर हो गई बच्चों, तो अब चलिए आपको आकाश में ले चलते हैं। आकाश में भी जो ये चादर है ना, उसको स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस चादर को स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा जाता है। स्पेस टाइम कंटिन्यूम या अंतरिक्ष समय सततता। अंतरिक्ष समय सततता, ये एक ऐसी चादर है बच्चों जिसमें पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। अब यहां पे पृथ्वी है, छोटी सी पृथ्वी, ये भी बहुत बड़ी मैंने बना दिया। इस ब्रह्मांड को उसके कंपेयर में अगर पृथ्वी को देखेंगे तो बहुत छोटी है, एक बिंदु भी नहीं है। एनीवे, चलिए हम कभी उसको एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बीच में एक बहुत बड़ी सी गैलेक्सी यहाँ पे पृथ्वी के आसपास थी। ये कोई और गैलेक्सी हो सकती है, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी को छोड़ के कोई और गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के ठीक पीछे एक स्टार है, एक तारा है। उसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इस गैलेक्सी के होने के कारण यहां आसपास इसकी ग्रेविटी के कारण, इसके ग्रेविटेशनल के कारण ये जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है वो उस चादर की तरह धंस जाएगा। धंसेगा कि नहीं? क्योंकि इसमें भी ग्रेविटी है, वो चादर यहां वॉबल कर जाएगी। अब यहां से जो प्रकाश, अगर ये गैलेक्सी ना होती तो यहां से प्रकाश सीधे आता, पृथ्वी तक पहुंचता। लेकिन इस गैलेक्सी के कारण अब ये प्रकाश मुड़ करके पृथ्वी के पास पहुंच रहा है, गड्ढे में। ठीक है बच्चों, उससे होगा क्या, ये मुड़कर के जो प्रकाश पहुंचा, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो पृथ्वी से देखने में काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो जो तारा इतना छोटा सा था उसका प्रतिबिंब आपको खूब बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो आप क्या देख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ये जो गैलेक्सी के प्रेजेंस के कारण, इस ग्रेविटी के प्रेजेंस के कारण ये जो जगह है स्पेस टाइम कंटिन्यूम की, वो लेंस की भांति बर्ताव कर रहा है। ग्रेविटी के कारण लेंस बन रहा है। ये तारा जो पहले दिखाई नहीं देता था, इस लेंसिंग के कारण ये अब बड़ा दिखाई देता। आप पृथ्वी से आप इसे देख भी सकते हैं, ये बहुत दूर है तब भी देख सकते हैं। यही प्रक्रिया बच्चों ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यानी किसी बड़े ग्रेविटेशनल पिंड के कारण, गुरुत्वीय पिंड के कारण जब अंतरिक्ष समय सततता में एक उसके गुरुत्वीय प्रभाव के कारण असंबद्धता आ जाती है, तो दूर स्थित तारे अथवा गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश वहां मुड़ने लगते हैं और वह असततता लेंस की भांति व्यवहार करती है, जिससे पृथ्वी से वह दूर स्थित तारा अपने आकार से कई गुना बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके आप ऐसे तारों की खोज कर सकते हैं जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। आपको आश्चर्य होगा, मैं अगले पेज पे चलता हूं। पृथ्वी और सूर्य, आपको पता ही है, लगभग 109 पृथ्वी ऐसे सजा दी जाए सूर्य के व्यास पे 109, तो ये भर जाएगी। इतना बड़ा सूर्य है। इस पृथ्वी और सूर्य के पीछे, ठीक पीछे एक तारा है जो वास्तव में पृथ्वी से नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सूर्य के कारण इससे आने वाला प्रकाश क्या होता है बच्चों, वॉबल करता है। और पृथ्वी को जब वो मिलता है तो वो तिरछा होकर के मिलता है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी है। अब तिरछा होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी से जब इसका इमेज बनता है, जो कि इस ब्लैक बोर्ड में नहीं बन पाएगा, वो इस तारे की अपेक्षा काफी बड़ा बनता है। तो पृथ्वी से वो तारा देखा जाता है। आप समझ रही हैं बात? ये पृथ्वी से सूर्य की तुलना में कई गुना पीछे है, बहुत दूर है, फिर भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग से
लेंसिंग से ये तारा देखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, आइंस्टीन ने इसे पहली बार बताया था ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमेना को, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आइंस्टीन डिस्क भी कहते हैं। यह किसी एक बड़े गुरुत्वीय पिंड के कारण आई हुई अंतरिक्ष समय सततता में वो विकृति है जिसके कारण वहाँ जो प्रकाश होता है, प्रकाश पुंज वहाँ कन्वर्ज करते हैं और वह लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है वो क्षेत्र, जिससे वह प्रकाश पुंज जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगता है। इसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इससे आप बच्चों दूर स्थित गैलेक्सी, क्लस्टर्स, नेबुला, स्टार, इनको आप देख सकते हो। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। ठीक है। डिम फार अवे ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिखाई नहीं देते, या इंडिविजुअल स्टार जो आपको पृथ्वी से नहीं दिखते, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो आप कहोगे सर कहीं भी हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग करा सकते हैं क्या? मेरा उत्तर है नहीं। ये जहाँ हो रहा होता है वहीं से आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर कोई बड़ा पिंड आकर के अपने गुरुत्वीय केंद्र के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है, वह प्रकाश फिर लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। और वो लेंस की भांति व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि बीच में ये बड़ा गुरुत्व पिंड है। अब वो सूर्य हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, तारा हो सकता है, सूर्य भी एक तारा है, अथवा कोई निहारिका हो सकती है जिसको गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, ये आपको कुछ बातें थी बतानी। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक है बच्चों विक्रम अंबालाल। इस पे बहुत अच्छी चर्चा है हमारी। साराभाई, आप सबको पता है विक्रम अंबालाल साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पितामह हैं। जन्म हुआ था इनका प्यारे बच्चों 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों 100 वर्ष कब होंगे? हो चुके, यानी 2019 12 अगस्त को 100 वर्ष हो गए इनके। ये जो 2019 और 20 है, इसको विक्रम अंबालाल साराभाई के जन्म शती के रूप में मनाया जा रहा है, जन्म शती। ठीक है, तो ये इसलिए आपके करंट अफेयर में आ गए, इसलिए मैंने इनको नोट कर लिया आपके लिए जानबूझ के, भाई इनको ध्यान में रखेंगे। तो ये इनकी जन्मशती है, और जो कि एक कैलेंडर ईयर के करंट अफेयर आपको ध्यान में रखने, तो विक्रम अंबालाल साराभाई इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व जिसकी चर्चा हमने कर दी है, आप उस वीडियो में नोट्स जरूर बनाए होंगे। आज मैं भी छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ, और इनको आप दोहरा जरूर लीजिएगा। आपको पता ही है कैम्ब्रिज से इनकी पढ़ाई हुई, अहमदाबाद में अच्छे परिवार से में पैदा हुए, कैम्ब्रिज से पढ़ाई किए। कैम्ब्रिज से इन्होंने ट्राइपोज की उपाधि नेचुरल साइंस में ली। उसके बाद 1940 में ये भारत चले आए, 1940 में चले गए सीवी रमन साहब के पास। सीवी रमन, वही सीवी रमन साहब जो रमन प्रभाव जिन्होंने बताया था, सीवी रमन साहब के पास गए और कॉस्मिक रे एक्सप्लोरेशन पे इन्होंने पीएचडी कर डाली। कॉस्मिक क्या लिख दिया, कॉस्मिक रेज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इनकी पीएचडी हो गई। पीएचडी के बाद ये वहीं पे नियुक्त हो गए टीचर, लेकिन मन तो लगता था इनका स्पेस रिसर्च में, और देख रहे थे ये दुनिया में स्पेस रिसर्च हो रहे हैं, शुरू हो चुका था ये 1940 और 50 का समय था। इन्होंने फिर कन्विंस किया यहाँ पे कि भाई हम स्पेस रिसर्च करते हैं। इनका विरोध भी हुआ कि कैसे करेंगे भाई, हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, हमें गरीबों को खाना खिलाना है, हमें बेरोजगारी दूर करनी है, हमें अभी तो अन्न उपजा के सेल्फ रिलायंट बनना है। तब इन्होंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो अपने किसानों की कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की, याद करिए वो कहानी। और फिर उन्होंने बताया कैसे, तो रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी बातें इन्होंने बता दी। नेहरू जी को लगा कि बंदे में दम है, बंदे में दम है, तो भाई उन्होंने दम दिखाया, और इनकी अध्यक्षता में रिसर्च शुरू हुए। 28 साल की अल्पायु में इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अगले पेज पे चलते हैं। फिजिकल
रिसर्च लेबोरेटरी, PRL भी कहते हैं, ये अहमदाबाद में है बच्चों। उसकी स्थापना, स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, स्टैब्लिशमेंट भी कराया और उसको हेड भी किया। और कितने साल के थे? जस्ट 28 ईयर्स, जस्ट इमेजिन। ठीक है, इसके बाद यही नहीं, इन्होंने IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, यानी जो भारत का सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल है, टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल, उसको स्टैब्लिशमेंट कराया। ठीक है बच्चों, इसके बाद कम्युनिटी साइंस सेंटर, ये इसरो वगैरह की बात छोड़ दो, देखो ये व्यक्तित्व कैसा है। कम्युनिटी साइंस सेंटर, नोट कीजिए ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी साइंस सेंटर। उसके बाद देखो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जस्ट इमेजिन, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। यानी एक बंदा साइंस का है, स्पेस रिसर्च का पुरोधा है, यहाँ पे बिजनेस स्कूल खोला, कम्युनिटी साइंस सेंटर भी खोल रहा, दर्पण एकेडमी भी खोल रहा। अभी इसरो वगैरह छोड़ दो भाई, इसरो, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आपको मैं एक बार और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस्टेब्लिश की, कराई और भारत में स्पेस रिसर्च शुरू कराया। साथ ही साथ बच्चों, चूंकि ये रेनाउंड स्पेस साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पे चंद्रमा पे एक क्रेटर का नाम रखा हुआ है। चंद्रमा पर एक क्रेटर है, वहाँ जो भी क्रेटर मिलते हैं ना बच्चों, उनके नामकरण की एक पद्धति है जिसमें जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम पे इन क्रेटर का नाम रखा जाता है। ये 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1971 में। 1973 में चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम विक्रम रखा जाता है, विक्रम, याद रखिएगा। अभी चंद्रयान 2 में भी विक्रम था, आपको ध्यान रखना चाहिए, एक क्रेटर और जिसका नाम विक्रम रखा गया है। साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण, सारे नोट कर लीजिए, 1972 में पुरस्कृत किया गया। भारत रत्न इन्हें नहीं मिला, लेकिन ये भारत रत्न का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ को वो सुशोभित नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो किसी पुरस्कार को मिल जाए तो उस पुरस्कार को 4 चांद लगा देते हैं। उनमें से ये कुछ नाम हैं, जैसे विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम साहब को तो मिला बाद में। ऐसे लोग हैं जिनके नाम से पुरस्कार जाने जाते हैं प्यारे बच्चों, उनमें से विक्रम अम्बालाल साराभाई भी थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला इम्पॉर्टेंट मिशन एक है, चूँकि 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले एक मिशन जो था अपोलो 11 मिशन, याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन, सबसे पहले मनुष्य ने चंद्रमा पे अपने कदम रखे थे। अब आप कहोगे सर 1969 में था तो अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। इसमें जब आप 50 जोड़ देते हो, 50 ईयर्स, यही तरीका है करंट अफेयर पढ़ने का, तो ये हो जाता है 2019। और जुलाई 2019 कहने का मतलब ये आपके एक कैलेंडर ईयर में आ गया, करंट अफेयर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब एक बार इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो जाती है, कुछ भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। भारत की किताबों में आप 21 जुलाई भी देखते हैं, 1969। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। 20 जुलाई 1969 और 21 जुलाई 1969, या कहीं कहीं लिखा होता है 20-21 जुलाई 1969। इसका क्या मतलब है? ये क्या मिसप्रिंटिंग है या कोई कारण है? प्यारे बच्चों, जिस दिन भारत में 21 जुलाई रही होगी, उस दिन USA में
20 जुलाई का समय रहा होगा। इसलिए यूएसए में यूएसए 20 जुलाई क्लेम करता है और हमें ये न्यूज़ 21 जुलाई की मिली। 21 जुलाई के डेट में ये चीज़ें हुई, क्योंकि हम एक दिन आगे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये 20 और 21 जुलाई दोनों चलता है। तो ये प्रश्न, चूंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने, तो ध्यान रखिएगा। इट वाज नॉट अ मिस प्रिंटिंग बट इट वाज द फैक्ट कि अमेरिका में 20 जुलाई है तो यहाँ 21 जुलाई होने की संभावना है। हम उनसे आगे हैं, समय हमारा आगे चलता है। एनीवे, चलिए जरा अपोलो 11 मिशन को डिटेल में देख लेते हैं। अगले पेज पे अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1969 को, 1969 को। मून पे लैंडिंग हुई थी 20 जुलाई 1969 को, और अर्थ पे लैंडिंग यानी वापसी हुई थी 24 जुलाई 1969 को। ध्यान रखिएगा, मे बी दे कैन आस्क। ठीक, लॉन्च हुआ किससे था? सैटर्न 5 रॉकेट, सैटर्न 5 रॉकेट से लॉन्च हुआ था अपोलो 11। ठीक है बच्चों, और कहां से लॉन्च हुआ था? कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर नासा का लॉन्चिंग पैड है बच्चों। लेकिन जिस समय ये लॉन्च हुआ था उस समय इसका नाम कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं था, गोद्दार्ड स्पेस सेंटर था, गोद्दार्ड स्पेस सेंटर। ये फ्लोरिडा में है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और फटाफट अपना एटलस निकाल के फ्लोरिडा की जगह देख लीजिए। अमेरिका की वो नाक है बिल्कुल निकली हुई, जिस पे क्यूबा जो है हमेशा पानी फेंकता रहता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसको आप देखते हैं। तो फ्लोरिडा इज़ इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला, और आप लोकेशन भी देख लीजिएगा, गोद्दार्ड स्पेस सेंटर। चूँकि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के बहुत विजनरी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें जाना जाता है, और उन्होंने 1963 में जब रशिया और अमेरिका के बीच एक द्वंद्व चल रहा था स्पेस रिसर्च का, तभी उन्होंने कहा था कि भाई हम अगले 1 दशक में मनुष्य को चंद्रमा पे पहुंचाएंगे। और वो पूरे साइंटिस्ट जो खेमा था उसको कह दिया कि लग जाइए और करना है। और अंत में 1969 आते आते चंद्रमा तक ह्यूमन पहुंच गए। तो कैनेडी स्पेस सेंटर, इसी गोद्दार्ड स्पेस सेंटर का नाम बदल के रखा गया। तो एट दैट वेरी टाइम इट वाज गोद्दार्ड स्पेस सेंटर, बाद में ये हुआ कैनेडी स्पेस सेंटर। अपोलो 11 चला। प्यारे बच्चों, अपोलो 11 के 2 पार्ट थे। एक था अपोलो 11, इसको डिटेल में लिखिए, अपोलो 11। एक था बच्चों कमांड मॉड्यूल, और दूसरा था लूनार मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल का काम था कि तुम चंद्रमा के चारों तरफ उड़ते रहोगे ऊपर, ये है कमांड मॉड्यूल। ठीक, और लूनार मॉड्यूल का काम था कि तुम चंद्रमा के तल, यहां से डिटैच होगे और चंद्रमा के तल पे उतरोगे, ये था लूनार मॉड्यूल। ठीक है, कमांड मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। लूनार मॉड्यूल में 2 लोग थे गए हुए, आप उनके नाम जानते हैं, नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। कभी कभी छोटा मजाक भी चलना चाहिए। एडविन एल्ड्रिन। ठीक है बच्चों, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, ये दोनों लोग उतरते हैं लूनार मॉड्यूल से। चंद्रमा के सतह पे पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति ये होते हैं नील आर्मस्ट्रांग। और कमांड मॉड्यूल में भी एक व्यक्ति रहता है जो उड़ रहा होता है, जिसका नाम हम सभी नहीं जानते नॉर्मली। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस। असल में मकान सभी देखते हैं, मकान की सुंदरता सभी देखते हैं, लेकिन जो नींव में ईंट गई होती है उसको कोई नहीं देखता, उसके भाग्य में यही रहता है। तो माइकल कोलिंस को बहुत कम लोग जानते हैं, सुनते हैं तो ये माइकल कोलिंस क्या थे? लूनार मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल के
पायलट थे। ये कमांड मॉड्यूल अगर ना होता तो लूनार मॉड्यूल न लैंड कर पाता, न वापस कमांड मॉड्यूल तक पहुंच पाता। तो अपोलो 11 के 2 पार्ट हैं, ये याद रखिएगा, लूनार मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल। और याद क्या क्या रखना है तो मैंने आपको बता दिया, माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, ये 2 मॉड्यूल हो गए। उसके बाद लॉन्चिंग डेट वगैरह, कहाँ से लॉन्च हुआ ये रॉकेट, इसको याद रखेंगे। और बस ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपको आसानी होगी अपोलो 11। चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है, वो है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं। ड्रैगन फ्लाई मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट होने वाला है नासा का। नासा लॉन्च करेगा ये ड्रैगन फ्लाई मिशन। क्यों नाम रखा गया ड्रैगन फ्लाई वो भी मैं बताऊंगा। और नासा लॉन्च करेगा ये 2026 में, और ये पहुंचेगा बच्चों 2034 में। कहाँ पहुंचेगा वो है टाइटन। टाइटन क्या है बच्चों, आप पढ़े होंगे एस्ट्रोनॉमी। टाइटन शनि का चंद्रमा है, शनि ग्रह है, आपको पता है, शनि का चंद्रमा टाइटन है। सेकंड लार्जेस्ट है ये मून, सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, टाइटन। किसका चंद्रमा है, शनि का। तो पहला कौन है भाई, वो है गैनीमीड। गैनीमीड किसका है ये चंद्रमा, बृहस्पति का। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बृहस्पति का चंद्रमा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चूंकि सारी चीजें हैं इसलिए हर चीज आपको, सबसे बड़ा ग्रह, और शनि सेकंड नंबर का ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा, बृहस्पति पे अगर आप उसके सरफेस पे खड़े होते हैं तो आप सरफेस पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, ये बने हुए हैं गैस के। तो अगर आप बृहस्पति पे खड़े होते हैं तो आप चलते चले जाएंगे आगे, क्योंकि ये गैसियस जॉइंट्स हैं। वैसी हाल शनि का भी है, इसीलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट। कितने इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिए। बृहस्पति से पहले के जो भी ग्रह हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सतह पे अगर आप उतरेंगे तो उसकी सतह हार्ड होती है, उस पर आप चल सकते हैं, या मतलब रुक सकते हैं, नीचे नहीं जाएंगे। बृहस्पति और उसके बाद के जो ग्रह हैं वो गैसियस जायंट कहे जाते हैं, वो गैस के बने हुए होते हैं, उनमें कोई हार्ड सरफेस नहीं होता। वहाँ आप जाएंगे तो आप अंदर चलते चले जाएंगे। बाकी नेपच्यून और यूरेनस ये आइस प्लैनेट कहे जाते हैं, आइस प्लैनेट, ठीक है। सारे प्लैनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेपच्यून, यूरेनस आइस प्लैनेट कहे जाते हैं। प्लूटो पहले प्लैनेट था, 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। तो अब 8 प्लैनेट है हमारे सौरमंडल में। अब जरा आइए बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में। प्यारे बच्चों, ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 2026 में लॉन्च होगा और 2034 तक पहुंचेगा टाइटन की सतह पे। टाइटन शनि का चंद्रमा है, ठीक है बच्चों। ड्रैगन फ्लाई नाम क्यों पड़ा, पहले ये देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई, प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें पंख लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पंख लगे हुए हैं। यानी पहले जो रोबोट भेजे जाते थे उनको हम लोग रोवर कहते थे। रोवर, वो ऐसे सतह पे छोटी छोटी चक्के लगे होते थे, चक्के या पहिए जो कह लें आप, वो रोव करते थे, ज़मीन पे चलते थे, चल चल के सारी सूचनाएं, जो भी टेरेन मैपिंग करना हो, मिनरल के बारे में मैपिंग करना हो, वहाँ के खनिज लवण के बारे में जानकारी देनी हो, वहाँ के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी देनी हो, ये टहल टहल के घूम घूम के भेजते थे जानकारी। तो जब ये टहलते थे किसी दूसरे प्लैनेट पे तो इनका जो टहलने का जो एरिया होता था वो कम होता था, क्योंकि ये कितना टहल सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों टहलने वाला रोबोट भेजा जाए।
ऐसा किया जाए कि जो उड़ सके। तो वहाँ पे ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये एक्चुअली रोटर क्राफ्ट है, रोटर क्राफ्ट, जो कि जिसमें पंख लगे हुए हैं, 6 पंख लगे हुए, मैं 4 ही बना पाया यहाँ, इनफैक्ट 6 पंख लगे हुए हैं। और इसकी सहायता से ये क्या करेगा, ये उड़ेगा, बहुत तेज़ी से उड़ेगा और कहीं एक जगह लैंड करेगा, वहाँ की टेरेन मैपिंग करेगा, फिर वहाँ से उड़ करके 100 किलोमीटर कहीं दूर और चला गया, वहाँ की लैंड मैपिंग करेगा, सैम्पलिंग वहाँ से लेगा, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर तीसरे स्पॉट। कहने का मतलब केवल इसके उड़ने की क्षमता आ जाने से ये रोवर से कहीं ज़्यादा एरिया कवर करेगा, वहाँ की मैपिंग करेगा, वहाँ की जानकारी देगा, जबकि रोवर एक छोटे एरिया 2 से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन रोटर क्राफ्ट क्या करेगा, कई हज़ार किलोमीटर की जानकारी वो दे सकता है। तो 2026 में एक रोटर क्राफ्ट जिसको हमने ड्रैगन फ्लाई नाम दिया है नासा ने, वो जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है बच्चों? टाइटन पे। आपके मन में आ रहा होगा क्यों जाने वाला भाई, क्या ऐसा हो गया टाइटन पे? तो आइए चलिए ज़रा टाइटन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट मून है ये, और टाइटन की खास बात ये है कि ये बुध से भी बड़ा है। इसका लगभग डायमीटर जो है, इसका व्यास 5150 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा है ये। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका जो अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस वो दृढ़ बर्फ का बना हुआ है, दृढ़ बर्फ का बना हुआ अपर सरफेस है। यानी आइस क्या है? आइस से बना हुआ अपर सरफेस है। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, याद रखिएगा, संभावना कि इस दृढ़ आइस शीट के ठीक नीचे द्रव अवस्था में जल हो सकता है। द्रव अवस्था में जल, अगर जल की आइस है तो आइस के ठीक नीचे द्रव अवस्था में जल होगा। इसी की जानकारी हो जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अलावा और भी ऐसे प्लैनेट या उपग्रह हैं जहां पे जल द्रव अवस्था में है। जल मिले हैं लेकिन वो ठोस अवस्था में मिले हैं। द्रव अवस्था में जल हमेशा जीवन को उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी जीवन की उत्पत्ति में सहायक कौन? द्रव अवस्था में जल। तो यहां ये अपेक्षा की जा रही है, अपेक्षा या संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर ऊपर हार्ड कवरिंग है आइस की, तो अंदर जो है प्यारे बच्चों द्रव अवस्था में जल मिल सकता है, अंदर जल का समंदर हो सकता है। तो टाइटन पे अगर जल का समंदर है तो हो न हो यहाँ जीवन हो। और अगर किसी स्पेस साइंटिस्ट के लिए ये प्रोजेक्ट मिल जाए कि भाई वहाँ जीवन हो सकता है, तो वो दूसरा चांस नहीं लेता, वो सोचता है कि चलो देखते हैं, क्या पता वहाँ जीवन मिल जाए जहाँ पे हो सकता है जीवन हो। दूसरी बात बच्चों, इसका डायमीटर भी अच्छा खासा है, यानी इसकी साइज काफ़ी बड़ी है। इसकी साइज इक्विवेलेंट पृथ्वी के डायमीटर से तो तुलना नहीं कर सकते, उससे काफ़ी छोटा है, लेकिन इतना बड़ा है ये कि इस पे वायुमंडल हो सकता है, वायुमंडल। और चूंकि इस पे जल की उपलब्धता दिखाई पड़ रही है, तो वायुमंडल में पक्का ऑक्सीजन होने की संभावना है, क्योंकि जल तभी बनेगा जब ऑक्सीजन होगा। बात समझ रहे हैं? एक एक चीज को रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन, जल है तो यहाँ ऑक्सीजन होगा ही होगा, और अगर ऑक्सीजन है तो वो प्राणवायु है। इसका मतलब है संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि यहाँ जीवन या तो संभव है या तो यहाँ जीवन है। वो हो सकता है इस दृढ़ जो आइस शीट है, जो दृढ़ बर्फ है, सॉलिड आइस है, उसके अंदर हो, किस प्रकार से हो, इसी को पता लगाने के लिए हमारा जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो जाने वाला है बच्चों। तो बने रहिएगा आप टारगेट विद आलोक के साथ, और इस तरह के जो भी टॉपिक हैं पिछले 1 साल में मैं वीडियो के माध्यम से आप तक भेजता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। कल और भी देखेंगे स्पेस रिसर्च में और भी क्या क्या चीज़ें हैं।
थैंक यू फॉर टुडे।